नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेंद्र सिंह देवल। बीच बहस कार्यक्रम में हम हर बार आपके साथ कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो सीधे तौर पर आपसे, समाज से और राष्ट्र से जुड़े होते हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे बारिश के इस दौर में, मानसून के इस समय में होने वाली मौसमी बीमारियों के बारे में। जैसा कि आपको सबको पता है, इस वक्त बारिश का दौर चल रहा है। मानसून पूरे देश में आ चुका है। इस समय में जहां बारिश के दौर में मौसम बड़ा खुशनुमा रहता है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी समस्या जो हमारे सामने आती है वो है मौसमी बीमारियों की। मौसमी बीमारियों की वजह से जहां हर परिवार, हर घर प्रभावित रहता है और देखा जाए तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मौसमी बीमारियों के चलते अपनी रोजी रोटी और इनसे भी परेशान रहता है, इनको पूर्ति नहीं कर पाता है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मौसमी बीमारियों के बचाव के बारे में और मौसमी बीमारियों के लक्षणों के बारे में। आज स्टूडियो में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर GS गहलोत जी। गहलोत साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर GS गहलोत जी CGHS हैं, मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे यही बनता है कि बारिश के बाद में जो ये मानसून का सीजन है, इस समय में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो मौसमी बीमारियों की श्रेणी में आती हैं और वो हमें प्रभावित करती हैं? देखो, जैसे आम जो एनवायरनमेंट है उसमें बदलाव होता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, तो ये साथ साथ जो बदलाव होता है, ये कीटाणु भी इसी तरह से पनपते हैं और ग्रो करते हैं। वो भी एनवायरनमेंट है, जो मौसम है, इसके साथ में इनका भी एक गहरा रिश्ता होता है। कुछ बीमारी होती हैं जो गर्मी में होती हैं, कुछ बीमारी होती हैं जो सर्दी में होती हैं, कुछ बीमारी होती हैं जो मानसून के टाइम पे होती हैं, बरसात में होती हैं। जैसे आज का अपना मुद्दा बरसात का है, तो बरसात में जो सीजनल बीमारी होती है मेन वो बीमारी हैं मेनली, जैसे डेंगू फीवर है जी, मलेरिया है, टाइफाइड है, चिकनगुनिया है, अपना कोलेरा है, और जो वायरल बीमारियां हैं वो बीमारियां हैं। दूसरी बीमारी जैसे हेपेटाइटिस है, ये है, ई है, लिस्मानियासिस है, स्क्रब टाइफस है। तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो सीजनल बीमारी जिसमें इन्वॉल्व होती हैं। ये बीमारियां पूरे समाज को बुरी तरह से अफेक्ट करती हैं और इनके बहुत सारी वजह और रीज़न हैं। उनको हम प्रिवेंट कर रहे हैं और उनका हम ध्यान रखें, कुछ चीज़ें हैं तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। और जो हर साल जो लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में जनहानि होती है और जो बीमारी होती है एक तरह से किसी समाज को, किसी परिवार को तो अफेक्ट करती है, साथ में वो किसी समाज को भी अफेक्ट करती है, देश को भी अफेक्ट करती है, फाइनेंशियली और मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है जी। डॉक्टर साहब, जो मौसमी बीमारियां हैं, इनके जो बारिश के टाइम में जो होती हैं, इनके क्या रीज़न्स हैं इनके पीछे और इनके लक्षणों का हम किस तरह से पहले से ही पता लगा सकते हैं? देखिए, जो मौसमी बीमारी रहती हैं, जैसे बरसात वाली बीमारी रहती हैं, वर्षा ऋतु वाली बीमारी रहती हैं, या इससे जो रिलेशन रहता है मेनली जो वेक्टर बॉर्न डिजीज होती हैं। वेक्टर बॉर्न ये कह सकते हैं, जैसे डेंगू फीवर है। डेंगू फीवर किससे होता है? एक मच्छर से होता है, मच्छर से होता है, जो एडिस एजिप्टाई होता है। इसी तरह से चिकनगुनिया है, ये भी एक मच्छर से ही होता है, जो वेक्टर है इसका मच्छर होता है। ऐसे मलेरिया है, ये भी, इसका भी वेक्टर एक मच्छर ही है। इसी तरह से तो दूसरे भी जो चीज़ हैं, जैसे कुछ फूड और वाटर से होती हैं, जैसे कोलेरा है, टाइफाइड है, वो फूड और वाटर से होते हैं। हेलमंथिक डिजीज़ हैं, वो भी गंदे उससे होती हैं। तीसरा, जो वर्षा ऋतु में जो किसान वगैरह खेती करते हैं और खेती में इधर उधर नंगे पैर घूमते हैं, तो उनके थ्रू भी कुछ, जैसे स्क्रब टाइफस है, लिस्मानियासिस है, तो वो उसके थ्रू ज़्यादा पनपती हैं। तीसरा, इन्फेक्टेड जो पोल्यूटेड वाटर, पानी, फूड है, उसके थ्रू हेपेटाइटिस वगैरह जो बीमारी हैं, जो वो मीन इस तरह से स्प्रेड कर सकती हैं। जैसे आप डेंगू फीवर है, मेनली हर सीज़न में डेंगू में हज़ारों जानें हमारे जाती हैं। ओवरऑल इंडिया में देखें तो बहुत सारी जानें अपनी डेंगू फीवर की वजह से हर साल जाती हैं। तो उसका डेंगू फीवर का मेन जो रीज़न होता है, ये एक कह सकते हैं कि एक मच्छर होता है जिसको हम एडिस एजिप्टाई बोलते हैं। एडिस एजिप्टाई एक मच्छर होता है जो कि दिन के टाइम में बाइट करता है, दिन के टाइम में बाइट करता है। ये मच्छर जो होता है एक साफ पानी में रहता है। तो अगर हम मच्छर के बाइट से ही, मच्छर को बाइट करने से ही रोक देंगे जी। जनरली जो ये मच्छर होता है, अपन जो ये टायर वगैरह रहते हैं, टूटे टायर हैं, गमले हैं, टंकियां हैं,
बोतल हैं, नारियल के जो कचरे में फेंक देते हैं वो कचरे हैं, उनमें जो पानी भरा रहता है बरसात में, बरसात जो होगी तो उसमें पानी कहीं भी भर जाता है जी। तो साफ पानी में जो ये रहते हैं वहाँ पे अपना ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट कर देते हैं। और जब एक इन्फेक्टेड वाला दूसरे को, दूसरा तीसरे को, इसी तरह से डेंगू फीवर स्प्रेड कर जाता है। इसी तरह से चिकनगुनिया वाला वायरस होता है, वो भी एडिस एजिप्टाई होता है, वो भी इस तरह से बाइट करता है। तो इसमें जो जैसे डेंगू है तो डेंगू को अपन प्रिवेंट या कंट्रोल करने के लिए मेनली जो जब तक आप मच्छर को कंट्रोल नहीं करोगे, जो एडिस एजिप्टाई मच्छर है उसको आप प्रिवेंट नहीं करोगे तो डिजीज़ को प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल होता है। अब मच्छर को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है? मच्छर को प्रिवेंट करने के लिए जो मेनली होता है आपको जो इसका सोर्स है, जहाँ से ये उत्पन्न होता है, जहाँ से आता है, उस सोर्स को ख़त्म करना है। जैसे कि आपका टूटे हुए गमले हैं, बोतल है, टंकी खुली हुई है, या टायर पड़े हुए हैं, या पानी भरा हुआ है तो उस पानी में या तो आप सिंपल एक केरोसिन का तेल या मिट्टी का तेल डाल सकते हैं, या उसको क्लीन कर दें वहाँ से, या फिर आसपास सराउंडिंग आपके पानी भरा है तो उसको वहाँ पे क्लीन रखें, साफ़ सफाई रखें, तो मच्छर वहाँ पनपेगा ही नहीं। मच्छर नहीं पनपेगा तो बाइट नहीं करेगा, बाइट नहीं करेगा तो डेंगू फीवर नहीं होगा। इसी तरह से अगर बच्चों का राग लो, जो बच्चे अपन ग्राउंड में खेलते हैं, दिन में खेलते हैं, तो वो खेलते टाइम ये दिन में मच्छर काट लेता है, काटने के बाद में वो मच्छर से ये डेंगू फीवर हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बच्चों को आप पूरे आस्तीन के कपड़े पहन के भेजो बाहर, मॉस्किटो जो रिप्लिकेंट होते हैं वो लगा के भेजो बच्चों को। दिन में रात में या दिन में सोते हैं तो आप मच्छरदानी लगा के सो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी तरह से जो डेंगू फीवर होता है, इसमें अगर सिम्टम की तरफ जाएंगे तो वही हाई ग्रेड फीवर आता है। हाई ग्रेड फीवर आता है, कपकपी लगती है और जोड़ों में दर्द होता है, बॉडी के जोड़ों में दर्द होता है, मेनली जो बैक होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसीलिए इसको हम ब्रेक बोन फीवर मतलब हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। तो ये इसके जो क्लासिकल सिम्टम होते हैं, सिर दर्द, आँखों में दर्द, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, शरीर पर चकत्ते निकल जाते हैं, और काफ़ी जैसे आगे आगे आप जाते हैं तो बहुत सारे लोगों में पेट में दर्द होता है, सर्दी जुकाम भी से हो सकता है, लूज मोशन भी कुछ लोगों में देखा जाता है। 95% लोगों में डेंगू में डरने की बात नहीं होती है, घबराने की बात नहीं होती है। जिन लोगों में हाई ग्रेड फीवर लगभग 5 से 7 दिन रहता है, इसके बाद में नहीं रहता है। जिन लोगों में हाई ग्रेड फीवर लंबे टाइम तक चल रहा है, जिनमें वॉमिटिंग नहीं रुक रहा है, खाना नहीं खा रहे हैं आप, तो उन लोगों को थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत रहती है। तो जो 5% लोग रहते हैं उनमें ये डेंगू हीमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम में ये लोग चले जाते हैं। तो इन लोगों को हॉस्पिटलाइज होने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी किसी को वॉमिटिंग हो रही है, खाना पीना बिल्कुल बंद हो गया है, हाई ग्रेड फीवर है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, कहीं से भी ब्लड आ रहा है, आपकी नाक से आ रहा है, टट्टी से आ रहा है, मसूड़ों से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना होता है। डॉक्टर को दिखाना होता है, अपने आप से हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके फिजिशियन, आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं भर्ती होने के, तो उस टाइम आपको भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है। ट्रीटमेंट इसमें हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपको जो हाइड्रेशन है, लिक्विड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लें, डिहाइड्रेशन नहीं होने दें। और मेनली सिंपल जब बुखार आता है तो पैरासीटामोल ही हम लोग देते हैं इनिशियल। 90% लोगों में पैरासीटामोल ही कारगर रहती है। इसके बाद में जो ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टोमेटिक रहता है। इसी तरह से दूसरे भी बुखार हैं बहुत सारे, जैसे चिकनगुनिया है। चिकनगुनिया भी एक ऐसा ही वायरल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, जिसको अपन ये कह सकते हैं कि वो भी मच्छर से भी होता है। उसमें भी वही मच्छर का प्रिकॉशन आपको रखना है कि मच्छर बाइट नहीं करें। चिकनगुनिया जैसा कि इनका भी टाइम टू टाइम वो स्प्रेड रहता है। चिकनगुनिया का स्प्रेड 2012-13 में अपनी राजस्थान में काफ़ी हुआ था। 2012, 13, 7, 8 में बहुत ज़्यादा चिकनगुनिया हुआ था उस टाइम। तो इसमें भी काफ़ी लोगों को लॉन्ग टाइम तक जॉइंट पेन जनरली चलता रहता है। तो इसमें सिंपल अपन पैरासीटामोल की दवाई देते हैं और रेस्ट करते हैं। रेस्ट करना ज़रूरी होता है। दूसरे भी अपने जो सीजनल डिजीज़ हैं उनमें अपन देखें वेक्टर बॉर्न में है तो मलेरिया है। मलेरिया भी एक मेन डिजीज़ है जिससे हर साल लाखों लोगों की ज़िंदगी चली जाती है वर्ल्ड वाइड। तो ये भी एक कह सकते हैं कि जो मॉस्किटो मच्छरों से ही जनित बीमारी है, जो कि मादा एनोफ्लीज मच्छर से होता है, जो कि नाइट के टाइम बाइट करता है। तो इसमें भी वही प्रिकॉशन रखती हैं। मेन इस मच्छर की खास बात है कि ये गंदे पानी में होता है, जबकि डेंगू वाला जो मच्छर है वो साफ पानी में होता है। तो ये जो सीजनल बीमारी है, जहाँ पे बरसात हुई पानी भर गया, पानी कहीं पे भी भर सकता है, वहाँ पे गंदगी भी हो सकती है, साफ पानी हो सकता है, कहीं हो सकता है, तो वहाँ पे ये ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं जो मच्छर होते हैं।
तो उस जगह को स्पेशली सबको प्रिकॉशन मेनली यही रखना है कि जो अपने आसपास अपनी जिम्मेदारी रखो, अपने घर की टंकियाँ, अपने घर के जो गमले हैं, टूटी हुई चीज़ें हैं, बोतल रखी हैं, तो उनमें पानी का कलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सोर्स ऑफ ब्रीडिंग है इनका मॉस्किटोज का वो इन्हीं जगह से होता है मेनली जो घर में है। तो उसमें घर के कहते हैं ना कि पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया। इसी तरह से जो साफ़ सफाई का जो अभियान है जो गवर्नमेंट का, या जो गवर्नमेंट साफ़ सफाई का जो कहती है कि टॉयलेट जो बनाए हैं, शौचालय बनाए हैं और साफ़ सफाई का जो अभियान चला हुआ है देश में, उसका मेन मकसद केवल ये नहीं है कि हमको साफ़ सफाई दिखे, वो तो है ही है। दूसरा मेन है उसमें कि आप जो डिजीज़ कंट्रोल करो। डिजीज़ कैसे कंट्रोल होगी? उसे साफ़ सफाई का मतलब ये है कि आपने जो साफ़ सफाई है, कचरा पानी है तो पानी भरा हुआ, वहाँ पे मच्छर आएंगे, मच्छर से बीमारी होगी, मलेरिया होगा। दूसरा, आपके दूसरी जगह टूट फूट पड़ी है, बोतल टायर पड़े हैं, उनमें पानी भरेगा, उससे डेंगू वगैरह हो सकता है। तीसरा, आपके टॉयलेट का जो मेन रोल है, लोग खेतों में जाते थे पहले या इधर उधर जो बाहर खुले में शौच करते थे, तो उससे बहुत सारी जो बीमारी होती है हमारी, जो टाइफाइड है, जो दूसरी जो वर्म वाली डिजीज़ हैं जिसको कहते हैं अपन, जैसे एस्केरिसिस है, टाइफाइड है, कॉलेरा है। जैसे कॉलेरा का अभी देखने को आया है, जैसे नेपाल में अभी कॉलेरा बड़ी ज़बरदस्ती से फैला हुआ है और उसमें कितने लाखों लोगों की वहाँ पर त्रासदी हुई। एकदम से गवर्नमेंट ने उसको अलर्ट कर दिया पूरे मोड पे। तो ये काफ़ी बात भयानक रूप ले जाती हैं। जैसे अभी जो अपन कह सकते हैं, जो नया एक एग्जाम्पल है कोविड-19 का, जिसने पूरे वर्ल्ड को तबाह कर दिया, जिसमें कितनी लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की जान चली गई और जो वर्ल्ड को फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली पूरी तरह से मतलब कोलैप्स कर दिया है, मेंटली, फिजिकली, और वो तो है ही है, साथ में फाइनेंशियली भी उसने देश की जो इकोनॉमी है सारे देशों की, उसको डाउन कर दिया है। तो किसी डिजीज़ को कंट्रोल करने का उसका बेस ज़रूर देखना ज़रूर होता है। तो सीजनल डिजीज़ भी इसी तरह से जो डिजीज़ होती हैं, इसी तरह से हमारा दूसरी जो डिजीज़ होती है ये सीजनल डिजीज़ में जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड भी एक सीजनल डिजीज़ ही है। टाइफाइड मेनली बैक्टीरिया से होता है, जो साल्मोनेला एक टाइफी बैक्टीरिया होता है, जो कि जनरली या तो पानी से या फिर आपके गंदे पानी से या गंदे फूड से, आपने कहीं से भी खुले से बासा रखा हुआ है, खुला रखा हुआ है, खुले से पानी पी लिया, तो वहाँ से टाइफाइड आपको हो सकता है। हर साल करोड़ों लोग टाइफाइड से अफेक्ट होते हैं और बहुत सारे लोग उसमें सीरियस हो जाते हैं। तो टाइफाइड में भी ऐसे ही लॉन्ग टाइम तक फीवर आता है, आदमी को दस्त लग सकते हैं, कमज़ोरी आ सकती है, थकान आ सकती है, वेट लॉस हो सकता है, उसमें भी रेसेस आ सकते हैं, खाना पीना बंद हो जाता है। दवाई देते हैं तो उससे ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं। तो ये कह सकते हैं कि जब तक आप एक तरह से उस चीज़ को कंट्रोल, उसके बेस को कंट्रोल, साफ़ सफाई नहीं रखोगे, आप खुले में शौच करोगे तो टाइफाइड वहाँ गंदगी से आ सकता है। वहाँ पे जो एक को टाइफाइड हुआ वो सब जगह स्प्रेड, वहाँ के पानी सराउंडिंग भरा है उसमें स्प्रेड कर गया, सब लोग पानी पिएंगे तो उससे स्प्रेड कर जाएगा। तो उसके मेन जड़ है साफ़ सफाई, वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि साफ़ सफाई डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, सराउंडिंग जो फैक्टर है जिसकी वजह से डिजीज़ हो रही है, मच्छर से हो रही है तो मच्छर को आपको रोकना पड़ेगा, गंदे पानी से हो रही है तो गंदा पानी आपको यूज में नहीं करना है। स्पेशली आपको बरसात के दिनों में जो पानी होता है, या तो उसको बॉयल करके पानी पीजिएगा या फिर आप एक साफ़ सुथरी और अच्छी हाइजेनिक जगह से जो पानी होता है उसको पिएगा। जी डॉक्टर साहब, जो आपने बताया डेंगू और जो चिकनगुनिया और मलेरिया के बारे में आपने खुलकर हमारे दर्शकों को बताया, लेकिन साथ ही साथ जो वायरल फीवर है वो भी बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिलता है। इससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, देखो, जैसा कि वायरल फीवर भी एक दो तरह से होता है। वायरल फीवर एक तो वेक्टर बॉर्न होता है, दूसरा वायरल फीवर जो सीजनल वायरल फीवर होता है, जिसको आम भाषा में हम बोलते हैं सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम में है ये, इनका भी एक ग्रुप होता है, जैसे रहीनो वायरस होता है, एडिनो वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, और जैसे कोविड वायरस होता है। ये सब भी एक वायरल फीवर की कैटेगरी में आते हैं। तो इन वायरल फीवरों में भी मेनली अपन हर बार वही बता जा रहे हैं कि ये जो वायरल फीवर होता है, इनमें मेन लक्षण होता है इनका वही सर्दी जुकाम, खांसी, सर्दी जुकाम, सिर दर्द, बदन दर्द, हेडेक, माइल्जिया, बॉडी एक, आदमी को एपिटाइट सप्रेस हो जाती है, किसी को दस्त लगते हैं उससे। तो
ये जो मेन सिम्टम होते हैं, किसी को अगर गला ख़राब है, खांसी है, बुखार है, तो उसका जो डायरेक्ट लिंक होता है, या छींकें आ रही हैं, नाक से पानी आ रहा है, तो ये डायरेक्ट जो एक स्प्रेडिंग वायरस हो रहा है, वो वायरस होता है, जिसको अपन ऐसे कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि ये वायरस किसी मच्छर से या मक्खी या और किसी चीज़ के काटने से या बाइट करने से नहीं होता है। ये वायरस कम्युनिकेशन से होता है। जो फोमाइट्स होते हैं या जो एरोसॉल होते हैं, जैसे कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, वो एक एरोसॉल से होता है, जो ड्रॉपलेट से होता है। इसी तरह से जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो एरोसॉल से होता है। एरोसॉल ड्रॉपलेट से थोड़े बहुत छोटी साइज़ के होते हैं, उन्हीं को एरोसॉल बोलते हैं। ये डायरेक्ट अगर कोई किसी से एक को वायरस है, एक को किसी को भी इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन से एक दिन पहले ही इनका स्प्रेडिंग चालू हो जाता है वायरस का। जनरली जैसे कोविड मान लो, या फिर आप इन्फ्लुएंजा ले लो, रहीनो वायरस ले लो, सिम्टम आने के एक दिन पहले से ही इनकी स्प्रेडिंग टेंडेंसी स्टार्ट हो जाती है, और इनकी हाफ लाइफ मोस्ट प्रोबेबली 3 to 5 डेज या मैक्सिमम 7 डेज रहती है। तो उस पीरियड में ही आपको प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत होती है। इसका जो इनिशियल सिम्टम होता है, कई बार सोर थ्रोट होता है, गले में जो हल्की खराश जैसी लगती है, फिर छींकें, नाक से पानी, हेडेक, गला खराब ये आना चालू हो जाती है। 95% 90 to 95% लोगों में इससे डरने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन 3 से 5% लोग होते हैं जो सेंसिटिव लोग होते हैं, जिनमें कोमॉर्बिडिटी होती है। जैसे अपन कह सकते हैं कि कोविड-19 और H1N1 इन्फ्लुएंजा के लिए जो कोमॉर्बिडिटी होती है, वो ओल्ड एज जो ग्रुप होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, जिसको अपन सीनियर सिटीजन ग्रुप बोलते हैं। 60+ वाले लोग बहुत जो रहते हैं वो सेंसिटिव रहते हैं। साथ में जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की तकलीफ़ है, किडनी की तकलीफ़ है, जिनको कीमोथेरेपी चल रही है, जिनको ट्यूबरकुलोसिस है पहले से, जिनको अस्थमा है, COPD है, जिनकी इम्यूनिटी किसी भी कारणवश कम है, तो ऐसे जिनको क्रॉनिक डिजीज़ है पहले से, जिनको पहले से ही क्रॉनिक डिजीज चली आ रही, तो ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो इन लोगों में ये काफ़ी बार भयानक या विकराल रूप ले लेता है, और काफ़ी बार जान पे भी इन चीज़ों से आ जाती है। कोविड-19 में आप देख लीजिए कि कितनी तादाद में लोगों को तबाह किया। इसी तरह से जो H1N1 है, जो इन्फ्लुएंजा है, जो H1N1 है, इसमें भी आप देखेंगे कि जो इंडिया में इसका स्प्रेड जो 2009 और 10 में जिस तरह से इसने एक तरह से एपिडेमिक और एंडेमिक जो फेज़ थी इसकी, जो H1N1 की है, वो भी एक, जिसको अपन दूसरी भाषा में स्वाइन फ्लू बोलते हैं, उसमें भी इसने बहुत बड़े लेवल पे पब्लिक को अफेक्ट किया था, और उसमें भी बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी हुई थी। उसका भी जो रीज़न था और जो वजह थी वही कम्युनिकेशन है। तो उसमें भी अपन को सेम ही प्रिकॉशन रखनी है सब में, कि वही जब भी किसी को वायरल डिजीज़ होती है या जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, जो एक आदमी से दूसरे में जो स्प्रेड करती है वो डिजीज़ होती है, तो उसमें जो अपने कोविड वाला जो प्रोटोकॉल है वायरल में, वो सेम प्रोटोकॉल आपको रखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, कि हमेशा मास्क लगा के रखो। अगर आपको किसी भी वजह से फीवर है, खांसी जुकाम बुखार है, तो आप H1N1 और कोविड की जांच करा सकते हैं। साथ में आपको घर पर रेस्ट करना है, बाकी लोगों से, घर वालों से डिस्टेंस रखनी है, और मास्क हमेशा लगा के रखना है। तो ये एक बहुत बड़ा जो वेपन जो अपन को कोविड में मिला है, वो ये 3 चीज़ों का, सोशल डिस्टेंसिंग, होम आइसोलेशन, ये कह सकते हैं कि आप जब भी वायरल होता है घर पे आइसोलेट होकर रहें, और मास्क लगा के रखें। और जब भी आपको लगता है कि सांस में तकलीफ़ है, आपको बुखार 5 दिन से ज़्यादा है, आप खा नहीं पा रहे हैं, वॉमिटिंग है, तो अपने फिजिशियन या डॉक्टर के टच में रहें। तो हमेशा जब भी कोई दिक्कत होती है तो तुरंत आपको मेडिकल एडवाइस उस टाइम ले लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आजकल मौसमी बीमारियों के इस दौर में एक बीमारी और है, स्क्रब टाइफस, जो ग्रामीण जो इलाकों के लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। ये बिल्कुल बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि एक स्क्रब टाइफस, जिसके बारे में लोग बहुत कम अवेयर हैं और बहुत कम जिसके बारे में जानते हैं। ये स्क्रब टाइफस जो जनरली होता है, मेनली जो होता है, ये हमारे राजस्थान में भी बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। ऑल ओवर इंडिया में भी ये जो अपना कैसे उत्तरी भारत में ये काफ़ी तादाद में होता है, काफ़ी जगह इसका होता है, स्प्रेड होता है। ये भी एक तरह का
मतलब कह सकते हैं कि सीजनल डिजीज़ है, मौसमी बीमारी है, जो कि जो हमारे किसान भाई हैं या जो फार्मर हैं उनमें इसको ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि ये मेनली माइट से होता है, माइट टिक से होता है, जो जनरली उसके बाइट करने से होता है। और ये अपने जो फार्म होते हैं या खेत होते हैं या वहाँ पे से जो टिक माइट जो होती है वो बाइट करने से होता है, और उस पर एक टिपिकल वही सिम्टम आते हैं इसमें। बुखार आएगा, वो भी ठंड लग सकती है बुखार में, जनरलाइज बॉडी एक होगा, वॉमिटिंग भी हो सकते हैं, और एकदम बॉडी एक होगा, जॉइंट पेन होगा। ये एक तरह से बैक्टीरियल डिजीज़ है, कह सकते हैं कि बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये बैक्टीरिया से होती है एक तरह से। तो स्क्रब जो टाइफस होता है ये ग्रामीण इलाकों में मिले दिखता है, क्योंकि वहाँ पे जो फार्म वगैरह होते हैं वहीं से ये जो माइट इसके जो बाइट करते हैं, माइट और टिश्यू हैं वो वहीं से बाइट करते हैं। जो लोग एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे कपड़े नहीं पहनते हैं या नंगे पैर जो खेतों में काम करते हैं या फार्म पे जो काम करते हैं, तो उन लोगों को ये बाइट कर लेता है, और बाइट करके फिर उसकी वजह से ये बीमारी होती है। इसमें भी लगभग एक काफ़ी 90% लोग इजीली रिकवर हो जाते हैं, लेकिन 5 से 10% लोग इसमें भी बहुत सीरियस हो जाते हैं। इसमें काफ़ी बार ये जो स्क्रब टाइपस है लीवर, किडनी और पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। इसमें काफ़ी बार पीलिया हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है, शॉक हो जाता है, और ये भी जो हमारा फेफड़ों का तंत्र है उसको जो ARDS बोलते हैं, सेप्टिक शॉक वाली कंडीशन होती है, उसमें चले जाते हैं इसमें। तो स्क्रब टाइफस का भी एक मतलब बहुत ध्यान रखने वाला है कि सीजनली जब भी जो किसान भाई हैं जाते हैं तो उसका ध्यान रखें। इसमें एक टिपिकल जिस जगह पे ये स्क्रब टाइफस बाइट करता है उसमें सिगरेट का जो बॉन्ड होता है उस तरह का एक रेस मिलता है, रेसेस मिलता है, एक चकता मिलता है बुखार के साथ में। तो उसको देख के हम काफ़ी हद तक मालूम कर लेते हैं कि ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बाकी इसकी जो जांच होती हैं, जांचों से इसका पूरी तरह से मालूम किया कर सकता है। डॉक्टर साहब, इस जो मानसून का इस टाइम है, इस बारिश के दौर में इसके बचाव के लिए, मौसमी बीमारी से बचाव के लिए किस तरह के एहतियाती जो उपाय हैं वो लोगों को करने चाहिए ताकि ऐसी बीमारियों से बचा जा सके? देखिए जी, मौसमी बीमारियों में ख़ास जैसे मैंने पहले भी बताया और बता रहा हूँ कि जो बीमारी की जड़ है, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, उसके लिए एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे जो बीमारी मच्छरों से होती है, तो मच्छरों के लिए आपको ध्यान रखना ही है कि बच्चों को जब बाहर ग्राउंड में खेलते हैं, बाहर जाते हैं, तो फुल आस्तीन के कपड़े पहनाएं, मॉस्किटो जो रेप्लिकेंट हैं वो लगा के भेजें बाहर, और जो भी जो आपके पास में सराउंडिंग जो टायर हैं, बोतल हैं, गमले हैं, टंकी हैं, जैसे ही बरसात आती है, बरसात होती है, तो उसमें ये आप रिपीटेडली आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट को सब लोग एक अभियान चलाएं, साफ़ सफाई रखें उसमें। दूसरा, मच्छरों से और बचने के लिए आपको मच्छरदानी का नियमित बिल्कुल उपयोग करें, ताकि आपको नाइट के टाइम में मच्छर बाइट नहीं कर सकें। दिन में सोते हैं तो उसमें भी आपको मच्छरदानी को खान-पान की जो आदत है उसमें भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं? बिल्कुल, आपको खान-पान तो मेन होता है, क्योंकि कोई भी बीमारी होती है, कोई भी डिजीज़ होती है, चाहे वो सीजनल है या वैसी डिजीज़ है, तो उसमें खान-पान का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी डिजीज़ होती है, क्योंकि इम्यूनिटी जो बॉडी की सेल्फ इम्यूनिटी है, वो सेल्फ इम्यूनिटी से हम बीमारियों की जो इम्यूनिटी एक तरह से कह सकते हैं, जो बीमारियों से लड़ने की हमारी जो कैपेसिटी है उसी को इम्यूनिटी कहते हैं। बीमारी एक तरह से हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो एक सैनिक की तरह काम करती है बॉडी के लिए। वो एक तरह से जो दुश्मन है, जो बीमारी के कीटाणु हैं, उन पर एक तरह से जैसे ही वो एंट्री करते हैं हमला करती है। तो अपनी अगर बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो बीमारियों को हम 50% तो वैसे ही हमारी बॉडी ही उनको डिफीट कर देती है। इसलिए बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो मेन अपना जो टारगेट होता है वो होता है कि बॉडी फिटनेस बहुत ही ज़रूरी है। उसमें आपका पहला होता है व्यायाम। आपको व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के हिसाब से व्यायाम, उनको जो भी आप गेम्स होते हैं बच्चों को, मोबाइल वाले गेम्स नहीं, जो बाहर निकल के आप आउटडोर गेम बहुत ज़रूरी हैं। आप साइकिलिंग करवा सकते हैं, आप स्विमिंग करवा सकते हैं, आप बच्चों को और भी कोई भी बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है,
आपको लॉन्ग टेनिस है, आपको ग्राउंड में रनिंग है, जो फुटबॉल है, क्रिकेट है, व्हाटएवर जो भी जिसमें जिसकी हॉबी है, डांसिंग है, ये सब बच्चों के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को बच्चों के हिसाब से एक्सरसाइज, एक जो वेट वाला फैक्टर होता है, जो ओबेसिटी वाला फैक्टर होता है, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ओबेसिटी एक तरह से इम्यूनिटी को सप्रेस करती है और एक कोमॉर्बिडिटी होती है जिससे बीमारियां हमारी हमको मतलब हम पे हमला कर सकती हैं और हम एक तरह से कमज़ोर पड़ जाते हैं। जो अगर मॉर्बिड ओबेसिटी है, ओबेसिटी का जो पैमाना होता है जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स होता है उससे हम मेजर करते हैं। उसमें जो अपनी हाइट होती है, जो मीटर में हाइट को स्क्वायर करके उसमें जो वेट को मीटर में हाइट से अपन डिवाइड कर देते हैं स्क्वायर करके, तो BMI आ जाता है, बॉडी मास इंडेक्स। तो उसमें इसका जो नॉर्मल होता है लेस देन 25 होता है, 25 से 29 तक ये मॉर्बिड ओबेसिटी होती है, और मॉर्बिड ओबेसिटी होती है आपकी मोर देन 30 BMI होता है। तो ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसी तरह से फिटनेस के लिए जो बड़े लोग हैं उनमें योगा, व्यायाम, प्राणायाम जो भी कर सकते हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। आप कुछ नहीं कर सकते तो डेली वॉक कर सकते हैं। वॉक में आप 30 to 45 मिनट का जो वॉक होता है वो बहुत ज़रूरी, उसमें इनिशियली 5 मिनट का स्लो, देन 20 to 25 मिनट का थोड़ा ब्रिस्क वॉक, देन लास्ट का स्लो वॉक। जी, तो बॉडी की फिटनेस के साथ। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को आपने जो मौसमी बीमारियों के बारे में आपने इतने अच्छे से बताया, उनके बचाव के बारे में हमारे दर्शकों से आपने जो अपने विचार थे वो साझा किए, साथ ही जो आपने इतनी ज्ञानपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी ताकि लोग इस बारिश के मौसम में किस तरह से इन बीमारियों से बच सकें, किस तरह से अपने खान पान में बदलाव कर सकें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।